हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा में सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे के साथ शुरू की गई। इस दौरान मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब दिया। भाग है इसके, मैं चाहूंगा कि ख भाग की बजाय पहले ख गए और ख गए और घ, इन तीन का उत्तर मैं पहले देता हूं। ख में यह कहा कि यदि कोई एजेंसी इसकी पहचान के लिए बनाई गई है सर्वे के लिए, तो उसके द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें उन योजनाओं से पात्र योग्य परिवार जो वंचित हो गए हैं, तो मेरा कहना है कि इसमें हमने किसी एजेंसी से कोई काम नहीं कराया है। ये पूरा काम सरकारी तंत्र उसी के माध्यम से हुआ है। इसलिए जब कोई एजेंसी नहीं की गई है तो उसके बाद जो गए है क्या उक्त एजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया अथवा नहीं, इसलिए एजेंसी का कोई विषय नहीं है। इसी तरह चौथा जो भाग है कि क्या इस संबंध में सरकार ने कोई संज्ञान लिया, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा, यानी जब एजेंसी से कराया ही नहीं गया तो इसलिए उसका कोई संज्ञान लेने का अर्थ नहीं। अब जो क भाग है उसमें आपने कहा है कि बहुत से परिवार पहचान पत्र के जो सर्वेक्षण के कारण से लाखों परिवार बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमने बहुत पहले, लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, परिवारों की पहचान करना। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक यूनिक ऐसा एक प्रयोग है पूरे देश में, बल्कि कई लोग दुनिया के भी जो आते हैं, एम्बेसडर वगैरह आते हैं, उनको जब परिवार पहचान पत्र की बात बताते हैं तो वो भी रुचि लेकर के हमसे समझना चाहते हैं। अभी तक सारे देश दुनिया में एक व्यक्ति, एक सिटीजन, उसकी पहचान आधार के नाते से तो बनाई गई है, प्रचलित है, वो हमारे यहां भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है। लेकिन हर समाज में परिवार एक इकाई है, तो इसको पहचान करके उसको चिन्हित किया जाए, उसकी एक आइडेंटिटी बनाई जाए। पहले हमने HRDB बनाया था, हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको वहां छोड़ करके, क्योंकि उसके साथ आधार जुड़ा था, बाद में पाया गया कि आधार को हम किसी से जबरदस्ती नहीं पूछ सकते। हमारे पास जिन सेवाओं में आधार है उसका उपयोग करेंगे, लेकिन उनको ना बताना चाहे ना बताए, अब उसको छोड़ करके फिर हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। और इस परिवार पहचान पत्र के आधार पर आज 72 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास है, जिसमें 2,87,00,000 सिटीजन ये उसमें है। ये ठीक है, उसमें भी अभी लगभग 2.5-3% अभी ऐसा है कि जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर करके हमको डाटा दिया है, लेकिन अभी उसकी साइंड परफॉर्मा जो हम करवाते हैं कि वो इससे सहमत है, उसमें अभी 3% के लोग लगभग बाकी हैं। खबर मोहाली से है, जहां पराली एक पूंजी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत किए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यक्रम में शामिल हुए और कृषि मंत्री जेपी दलाल सेमिनार में मौजूद रहे। ये विषय SOL का कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है और लगातार इस पर कोर्ट की सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने ये फैसला तो कर दिया है कि हरियाणा को पानी का जो हिस्सा है वो मिलना चाहिए और उसके लिए नहर की खुदाई ये पहला विषय है। नहर खुदाई जरूर करनी है। जहां तक पानी की मात्रा का विषय है उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ, जो ट्रिब्यूनल की ओर से विषय आएगा उसको हम मानेंगे, लेकिन अभी तो नहर कैसे बनाई जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में बैठ करके कोई फैसला सहमति बना ले। हमारी 3 मीटिंग हुई है, लेकिन स्वाभाविक है अपनी अपनी बात पर सब लगे रहे तो फैसला नहीं हुआ। अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद फैसला देगा। 3 बार में एक ही विषय बार बार चला है और उसके बाद जैसे कहा जाता है ना कि लेट अस एग्री नॉट टू एग्री।
चंडीगढ़ में ईएसआई हेल्थ केयर की बैठक के दौरान केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव को ईएसआई स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नई डिस्पेंसरियां भी शुरू की गई। झाड़ली में स्थापित की गई डिस्पेंसरी भी जल्द ही चालू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्री रोजगार मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, करनाल और पंचकुला में 100 बिस्तरों वाले 6 नए ईएसआई अस्पतालों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए समयबद्ध तरीके से उपयुक्त स्थान और भूमि चिन्हित की जाए, ताकि राज्य में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हरियाणा अन्य सभी राज्यों से बेहतर है। G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। गुरुग्राम से प्रतापगढ़ फार्म के सड़क मार्ग का निरीक्षण भी किया गया। प्रतापगढ़ फार्म में जिला प्रशासन की टीमों ने तैयारियों और सुरक्षा का जायजा भी लिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने की मशक्कत भी शुरू कर दी गई है। जिला उपायुक्त ने आगे कहा कि G20 प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हरियाणवी अंदाज में होगा और हरियाणा की संस्कृति से उन्हें रूबरू भी करवाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि देश में देश हरियाणा, जीत दूधी दही का खाना, और इसी दूध दही के खाने के साथ हरियाणवी जोश, संगीत और परंपरा के साथ झज्जर तैयार हो रहा है। जो शेड्यूल हमारे पास आया है उसमें ये है कि संभावना है कि G20 के जो डेलीगेट्स हैं जो अपनी मीटिंग जो कर रहे हैं उसके बाद हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने के लिए अपने झज्जर जिले में आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सुरक्षा को लेकर कुछ निश्चित तौर पर जो भी प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी की जाएगी। उसके लिए एक ड्राई रन हमने कल किया है, इसकी रिव्यू करते रहेंगे और अपनी तैयारियां समय समय पर। हमारे यहाँ 200 लोगों का आने की सूचना है और तैयारियां हमने ऑलमोस्ट सब तैयारियां कर ली हैं, जिसके अंदर हमारा ट्रेडिशनल, कल्चरल और एग्रीकल्चर से लेकर सब चीज़ें जो है यहाँ दिखाई जाएगी। और इस साल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनट्स ऑफ ईयर घोषित किया हुआ है, जिसमें मोटे अनाज से बने हुए पकवान हम जो है विदेशी मेहमानों को परोसेंगे, जो कि सब तैयारियां हैं। क्या कुछ खास रहेगा? खास इसमें बाजरे, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, चूरमा, बेसन के लड्डू, हरी चटनी, लहसुनी चटनी, सरसों का साग, इस तरह की जो है हमारी जो कल्चरल से रिलेटेड चीजें हैं और सारा जो सिस्टम रहेगा उसी के हिसाब से हमने सब तैयारियां की। गुरुद्वारों में सेवा संभाल ली गई, जिसके बाद विवाद को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 5 मेंबरी कमेटी बनाई, जिसमें बलदेव सिंह कायमपुरी, अवतार सिंह रिया, गुरचरण सिंह ग्रेवाल, जरनैल सिंह करतातूर, बाबा सिंह घुमानपुर, अंबाला के मंजी साहब गुरुद्वारे पहुंचे। आपको बता दें कि यहां से 5 मेंबरी कमेटी का काफिला कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गया और साथ ही कुरुक्षेत्र में हुए विवाद में पुलिस द्वारा पकड़े गए सिख संगत को लेकर गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने भारी रोष प्रकट किया है। साथ ही जनरल सेक्रेटरी एजीपीसी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखो, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਛਾ ਹੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ,
देखो कोई भी ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ आजादी के अमृत महोत्सव काल को समर्पित सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय वर्कशॉप का उद्घाटन उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने किया। कार्यशाला के पहले दिन प्रदेश सरकार की नई नीतियों पर नए गीत लिखने, नए गीतों को धुन को तैयार करने और प्रचार अमला कैसे और प्रभावी हो सके इस पर फोकस किया गया। वहीं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग जिम्मेदारी के साथ शासन प्रशासन की जनहितकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना भी सक्रिय है। ऐसे में लोक विधा के माध्यम से भजन पार्टी के कलाकार सरकार की नीतियों पर प्रचार प्रभावी रूप से करें। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और एक अनूठा प्रशिक्षण शिविर है। इसमें हमारे जो 11 जिलों की टीमें हैं लोक प्रचार विभाग की, उनको बुलाया गया है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। एक 4 दिन का रिफ्रेशर कोर्स रखा गया है, जिसमें जो सरकार की नई नई स्कीम्स आई हैं, योजनाएं आई हैं, इनके बारे में उनको बताया जाएगा और किस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार सामग्री, गीत हैं जैसे या बाकी चीज़ें तैयार करें, कोई स्किट तैयार करें, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से सरकारी स्कीम्स के बारे में बता पाएँ। इसकी जो ये कार्यशाला जो है आयोजित हो रही है और हमारा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट इसके लिए इसमें जो है इसको आयोजित करा रहा है। मेरा मानना है कि जितने भी कलाकार आए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कार्यशाला है, ताकि जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स हैं उनके बारे में जानेंगे और लोगों को इसके बारे में जाकर के बताएं। एनडीआरएफ की 7वीं वाहिनी की जोर से इंद्री के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित घटनाओं से बचाव को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं बिना बताए आ जाती हैं, दूसरी ओर मानव निर्मित घटनाएं भी घटित हो रही हैं। इन परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो जाता है। आपदाओं से बचाव की जानकारी होनी चाहिए। इसी मकसद से एनडीआरएफ टीम की ओर से विद्यालय में आपदाओं से बचाव के लिए भिन्न भिन्न कार्य और प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। जिसके दौरान हमने ये बताया, आज GSSS इंद्री में एनडीआरएफ की टीम की तरफ से एक कार्यक्रम डिजास्टर को लेकर आयोजित किया गया और जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डेमो भी दिया और बच्चों को सिखाया भी कि कोई भी आपदा अगर आ जाती है तो किस तरह से हमने उसको फेस करना है। और बच्चों ने भी बहुत इसमें अच्छे से भाग भी लिया और सभी ने सीखा है इसको, तो बहुत सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसके दौरान हमने ये बताया कि अगर कोई भी आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो उससे हमें कैसे निपटना है, उस दौरान हमें कैसे कार्य करना है, पैनिक नहीं होना है। उस दौरान अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स आता है, बाढ़ आता है या फायर का घटना होता है, तो इस घटना से हमें कैसे बचना है, फर्स्ट एड हमें कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता है, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का तरीका, ये सारे के बारे में इनको जानकारी दिया गया सर। जिसके दौरान हमने ये बताया कि अगर कोई भी आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो उससे हमें कैसे निपटना है, उस दौरान हमें कैसे कार्य करना है, पैनिक नहीं होना है। उस दौरान अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स आता है, बाढ़ आता है
या फायर का घटना होता है, तो इस घटना से हमें कैसे बचना है, फर्स्ट एड हमें कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता है, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का तरीका, ये सारे के बारे में इनको जानकारी दिया गया सर। जिसके दौरान हमने ये बताया कि अगर कोई भी आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो उससे हमें कैसे निपटना है, उस दौरान हमें कैसे कार्य करना है, पैनिक नहीं होना है। उस दौरान अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स आता है, बाढ़ आता है या फायर तो एनडीआरएफ की 7वीं वाहिनी की ओर से इंद्री के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित घटनाओं से बचाव को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान निरीक्षण संतोष कुमार ने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं बिना बताए आ जाती हैं और दूसरी ओर मानव निर्मित घटनाएं भी घटित हो रही हैं। इन परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान भी होता है। इस का ध्यान रखा गया है, जैसे अंत्योदय, शिक्षा और रोजगार, परिवार पहचान पत्र, बिजली, कृषि किसान कल्याण और खाद्य आपूर्ति, सड़क, परिवहन, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, महिला सुरक्षा, पशुपालन, सिंचाई एवं जल संरक्षण, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण, सैनिक और पूर्व सैनिकों का सम्मान। इसके अलावा मेरे विधानसभा में जो एक नया ग्रेटर फरीदाबाद बना है, उसमें प्राइवेट बिल्डरों ने फ्लैट, फ्लोर्स और प्लॉट बनाए हैं। ज़्यादातर सर्विस क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने ये फ्लैट, फ्लोर और प्लॉट लिए हैं। उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, जिससे उनको बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं और सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कई बिल्डरों ने ओसी और हैंडओवर तक भी नहीं दिया गया। उन सभी लोगों ने ज्यादातर लोन लेकर ये सभी प्लॉट, फ्लैट और फ्लोर लिए हैं। इन सभी बिल्डरों ने मूलभूत सुविधा तक भी नहीं मुहैया कराई है। उन सभी बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाए और एक कमेटी बनवाई जाए जिससे उनकी समस्या का हल हो सके। मेरी विधानसभा में कई कॉलोनियां भी आती हैं, जिसमें कई कॉलोनियों में सीवर और पानी की लाइनें डलवानी है और कई गलियों में खरंजे, सड़क और नाली भी का काम कराया जाए। वहां पर कोई पार्क की सुविधा नहीं है, वहां एक बड़ा टाउन पार्क भी बनवाया जाए। वहां एक कॉलेज की भी मांग है, क्योंकि वहां लाखों लोग रहते हैं, वहां एक कॉलेज भी बनवाया जाए। एक हमारे वहां अशोका इनक्लेव एक सेक्टर है जहां पर सीवर की लाइन छोटी और पुरानी हो चुकी है, उसको बदलवाकर नया बनवाया जाए। हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी की कई रोड हैं जिसकी ज्यादातर की हालत ठीक नहीं है। उनमें एक बल्लभगढ़ से तिगांव मझावली की रोड है, वहाँ लोग रोज हजारों लोग आते हैं और उसको भी ठीक कराया जाए। ऐसे ही तिगांव से शाहबाद जसाना रोड की हालत ठीक नहीं है, इसको भी जल्दी बनवाया जाए। और जैसा कि अभी मेरे और जो काम है मैं आपको लिखकर के दे दूं। धन्यवाद। श्री चिरंजीव राव जी। मैं सर्वप्रथम उपाध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का विजन होता है और राज्यपाल के अभिभाषण देखने से महसूस हो रहा है जैसे हरियाणा में राम राज्य चल रहा हो, पर जो हालात हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत हैं। आज हरियाणा जो है बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है, अपराध के मामलों के अंदर नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न के अंदर अव्वल है और बड़े शर्म की बात है कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ और सरकार के एक मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अब तक
अपना इस्तीफा नहीं दिया। इससे साफ तौर पर चलता है कि सरकार की जो करनी है और कथनी है उसमें कितना अंतर है, ये हम सबके सामने है। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं इस प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित है, चाहे आपका किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, और आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी सरकार के अंदर हर वर्ग धरने पर बैठा हुआ हो। और हम लोगों ने पिछले दिनों में भी देखा कि ओपीएस के लिए हमारे जो कर्मचारी हैं वो अपनी वाजिब मांगों के लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, और जिस तरह से उनके ऊपर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई उसकी मैं कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है उसके ऊपर ऐसी बर्बरता की जाए। पिछले दिनों में हम सब लोगों ने देखा ही था किस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। अभी हमने देखा कि ई टेंडरिंग के नाम के ऊपर जिस तरह से तानाशाही सरकार सरपंचों के ऊपर दबाव डालकर उनकी जो शक्तियां उनको लेने का काम कर रही है। हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है उसका सबसे मजबूत कोई अगर स्तंभ है तो हमारे सरपंच ही होते हैं, और उनकी शक्तियां कम करने का काम जो सरकार कर रही है उसको इसे बंद करना चाहिए। ये सरकार ऐसी सरकार है जो हर मोर्चे के ऊपर अभी तक फेल साबित हुई है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंदर कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिलता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे रेवाड़ी शहर के अंदर एक दिन एक छोड़कर लोगों को पानी मिलता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झूठ यहां पर साफ तौर पे इस अभिभाषण के अंदर नजर आता है। ये कहा गया इसके अंदर कि 24 घंटे बिजली आज पूरे हरियाणा के अंदर आती है, तो मैं कहना चाहूंगा कोई ऐसा गांव हमारा, कोई ऐसा शहर पूरे हरियाणा के अंदर नहीं होगा जहां 24 घंटे बिजली आती हो। इस सरकार के अंदर ये कहा गया कि 5G सर्विसेज, आज हमारा 2G तो ठीक तरह काम नहीं करता है हरियाणा के अंदर, ये 5G की बात कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर 2G और 3G तो ठीक तरह काम करता नहीं है, 5G की बात करने लग रहे हैं। देखिए इन्होंने बात करी कि बस स्टैंड की, कितने बस स्टैंड की सरकार के अंदर बनाए जाएंगे। मंत्री जी सामने बैठे हुए, हो सकता है मुझे भी 4 साल हो गए इनके सामने बार बार बात रखते हुए कि रेवाड़ी और धारवेड़ा के बस स्टैंड बन जाए। हर बार मैं ये आवाज उठाता हूं, आज तक उसके ऊपर एक ईंट तक नहीं लग पाई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रेवाड़ी की जो जनता है आप लोगों की तरफ देख रही है, कब आप उस बस स्टैंड का काम शुरुआत करेंगे। उसके अलावा धारवेड़ा के अंदर आज भी जो गंदा पानी है वो आज भी आता है। इन्वायरमेंट के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई और रेवाड़ी जो शहर है उसको गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। यहां बात की गई कि बहुत सारे हाईवे बनाए गए हैं। आप लोग अगर चंडीगढ़ से और दिल्ली तक जाएंगे तो आपको जाम के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। आज रोडों की हालत जितनी खराब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर है शायद किसी और प्रदेश के अंदर नहीं होगी। मुझे लगता है हमें धरातल के ऊपर काम करने की जरूरत है। 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। वो उनको इस बात पे ऐतराज है कि आपने रोडों क्यों कह दिया, सड़कों को रविंद्र कल्याण जी को। अब हिंदी के अंदर सड़कों को जी रोड ही कहा जाता है, या तो आप उसको बदल दीजिए, सड़कें कह दीजिए। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आप ये तो मानते हो कि सड़कों का बुरा हाल है, ये तो मानते हो ना आप, सड़कों का बुरा हाल है। आज मुझे लगता है कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र हमारी नहीं होगी जहां सड़कों की जो हालत है वो खराब ना हो, तो उसके ऊपर काम करने की हमें जरूरत है। उसके अलावा अंत्योदय जो आपकी स्कीम है इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर कही गई। मुझे लगता है ये जो सरकार आपकी है ये सिर्फ व्यापारियों की सरकार है। अडानी और अंबानी को आप लोग अमीर